हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीश वरकड़े, योर बायोलॉजी टीचर एंड वेलकम टू द एड्यूग्रोन। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो से हम स्टार्ट करना है बिल्कुल नया चैप्टर। और ये चैप्टर है हमारा 7 क्लास 9th के लिए। इसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये फाउंडेशन कोर्स का पार्ट है और फाउंडेशन कोर्स में हम काफ़ी डिटेल में चैप्टर्स को हम स्टडी करते हैं, ताकि आप अगर आने वाले टाइम पे किसी कंपटीशन एग्जाम में भी जाते हो तो बहुत इजी तरीके से आपके कॉन्सेप्ट्स बन पाए और आप उस पर्टिकुलर कंपटीशन को क्रैक कर पाओ। तो ये हमारा लेक्चर 1 है और इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि हमारी वेबसाइट है edugrown.in। वहाँ पे जाके आप नोट्स जो हैं उसको डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि जब भी हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो हमको नोट्स की रिक्वायरमेंट होती है और वहाँ पे आपको सारे के सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलो बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप जैसे कि मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख पा रहे हो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हमारे अर्थ में स्टूडेंट्स बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो आपके हैं, आपको देखने को मिलते हैं और आप उनमें एक चीज देख पाओगे और वो है हमारा डिफरेंसेस। क्या देख पाओगे? डिफरेंसेस। तो आपको बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में आपको कुछ सिमिलैरिटीज भी दिखेंगे और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में आपको डिफरेंसेस भी देखने को मिलेंगे। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से किस तरीके से अलग होता है, ये सभी चीजें आपको देखने को मिलेंगी हमारे अर्थ में जो ऑर्गेनिज्म है उनके लिए। इसी को हम बोलते हैं बेसिकली क्या? इसी को हम बोलते हैं डाइवर्सिटी। डाइवर्सिस दैट मीन्स डिफरेंस। ओके, तो यहाँ पे हमको ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस देखने को मिलता है। सो द अर्थ इज फुल ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अर्थ में ऑर्गेनिज्म ही ऑर्गेनिजम्स है एंड मैनी ऑर्गेनिजम्स आर नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर। जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे से कैसे होते हैं? अलग होते हैं, आइडेंटिकल नहीं होते, बिल्कुल कॉपी हूबहू नहीं होते हैं, है ना। तो ये बेसिकली हमको ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। सो देर आर वेराइटी ऑफ प्लांट्स। बहुत सारे टाइप के प्लांट्स हैं, बहुत सारे टाइप के एनिमल्स हैं। और अगर हम साइज की बात करते हैं तो छोटे, सबसे छोटे टाइनी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर तो बड़े बड़े पेड़, दैट मीन्स यूकेलिप्टस जैसे पेड़, आपके जो पेड़ हैं वो भी हमको देखने को मिलते हैं अर्थ में। तो देखो स्टूडेंट्स, कितना डिफरेंसेस है कि कहाँ एक छोटा सा साइज का माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम अपनी नॉर्मल आई से नहीं देख पाते, उसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप जैसे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, और यूकेलिप्टस जैसा बड़ा पेड़। तो इस तरीके की डाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है। सो वी कैन से दैट द वेराइटी ऑफ लिविंग बीइंग्स इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। हमारे आसपास जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो हमको डिफरेंसेस, जो हमको वेराइटी देखने को मिल रही है, उसी को हम बोलते हैं डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी में अब आगे एक चीज जोड़ दो। क्या जोड़ दो? बायो। क्या जोड़ दो? बायो जोड़ दो। तो अगर मैं बायो बोल देता हूं तो बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग। क्या होता है बायो का मतलब? लिविंग। तो यहां पे जब हमको लिविंग ऑर्गेनिज्म में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है तो हम उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। क्या बोलेंगे उसको हम? बायोडाइवर्सिटी। दैट मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में जो डिफरेंसेस हमको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे इमेज में आप बहुत ही क्लियरली आप देख पा रहे हो कि कितने नंबर ऑफ वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स है ना हमारे चारों तरफ है। कितना ब्यूटीफुल है ये जो ऑर्गेनिजम्स हमको दिखाई दे रहे हैं। डिफरेंसेस, ये सभी चीजें डिफरेंसेस के कारण है, तो बायोडाइवर्सिटी हम इसको बोल रहे हैं। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं द वेराइटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट living in a given geographical area is called biodiversity। बायोडाइवर्सिटी बेसिकली क्या है? एक जियोग्राफिकल एरिया में जो एनिमल और प्लांट हमको वैरायटी दिख रहे हैं, नंबर ऑफ प्लांट हमको दिखाई देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। तो आपने एक चीज गौर की होगी, और अगर नहीं की है तो यहाँ पे समझो कि अर्थ में एक स्पेसिफिक हिस्सा होता है, एक स्पेसिफिक पोर्शन है जहां पे हमको ये डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। पता है वो जगह कौन सी है? वो है ट्रॉपिकल रीजन।
कौन सा रीजन है ये? ट्रॉपिकल। तो जो ट्रॉपिकल रीजन होता है वो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको डाइवर्सिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो अगर हम साइंटिस्ट की बात करते हैं तो जो इस पर्टिकुलर बायोलॉजी को स्टडी करते हैं, जो बायोलॉजी को क्या करते हैं, जो बायोलॉजी के ऊपर रिसर्च करते हैं, उनको हम बोलते हैं बायोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं उनको हम? बायोलॉजिस्ट। बायो को स्टडी करने वाला कौन? बायोलॉजिस्ट। तो बायोलॉजिस्ट जो हैं अभी तक 1.7 मिलियन स्पीसीज को फाइंड आउट कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? फाउंड आउट। उनको पता है कि 1.7 मिलियन स्पीसीज, इससे ज़्यादा स्पीसीज जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो कि क्या है बेसिकली बायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इसको फाइंड किया है। और इसको फाइंड करके क्या किया है, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफाइड, है ना। आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन मतलब पहले आइडेंटिफाई करो कि हाँ ये ऑर्गेनिज्म है, और फिर उसको क्लासिफाइड कर दो। क्लासिफाइड का मतलब होता है एक स्पेसिफिक कैटेगरी उसको देना, एक स्पेसिफिक कैटेगरी उसको प्रोवाइड कराना। जैसे कि प्लांट, सारे प्लांट एक जगह रख दिए, एनिमल, सारे के सारे एनिमल्स एक जगह रख दिए, तो ये होता है प्लांट एंड एनिमल्स। इसकी एक ब्रांच है। हम क्या करते हैं, अर्थ में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। अब इतने सारे ऑर्गेनिज्म जो हमको दिख रहे हैं भाई, इनको क्या करना पड़ेगा, इनको स्टडी करने के लिए इनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और फिर क्या करना पड़ेगा, क्लासिफाइड करना पड़ेगा। तो ये काम करने के लिए क्या है, हमने एक स्पेसिफिक स्टडी ब्रांच बनाई है, जो क्या है बायोलॉजी की ही एक सब ब्रांच है ना। तो बायोलॉजी की ही एक ब्रांच बनाई हमने, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमी बोलते हैं। तो टेक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं, टेक्सोनॉमी क्या है कि जैसे बायोलॉजी है उसी की तरह एक ब्रांच है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, उसका एक नाम देते हैं उसको, हाँ कि भाई ये नाम तुम्हारा है। देन उसको वो एक स्पेसिफिक कैटेगरी में फिर हम क्या करते हैं, उसको इंक्लूड कर देते हैं, स्पेसिफिक कैटेगरी में उसको इंक्लूड कर देते हैं। तो अर्थ में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, देन उनका एक नाम देना, और फिर उनको स्पेसिफिक कैटेगरी में क्लासिफाइड कर देना। तो दिस ब्रांच ऑफ स्टडी इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी आपको क्लियर हो गया एकदम। अब यहां पे टेक्सोनॉमी को जो दिया था वो किसने दिया था, वो दिया है कैरोलस लीनियस, जो एक साइंटिस्ट है, द ग्रेट साइंटिस्ट कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस को उनके वर्क के लिए, ये इसी पर्टिकुलर कैटेगरीज डिसाइड करने के लिए, बनाने के लिए, क्लासिफाइड करने के लिए, उनको हम फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी बोलते हैं। सो कैरोलस लीनियस इज द फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। जो टेक्सोनॉमी है, जो हमने स्टडी किया कि भाई हाँ चलो ये ऑर्गेनिज्म है, इसको आइडेंटिफाई किया, इसको एक नाम दे दिया, और फिर उसको हमने क्लासिफाइड किया। सो ये काम जो है कैरोलस लीनियस ने बहुत ही बखूबी किया, और इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनके ऑनर में फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक आता है हमारे मन में क्लासिफिकेशन को लेकर कि आखिरकार ये क्लासिफिकेशन क्या है। तो हम चलो इसको स्टडी करते हैं। क्लासिफिकेशन आखिर क्या है, व्हाट इज क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म यहाँ पे टॉपिक है, उसमें हम इसको स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे चारों ओर डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स हमको देखने को मिलते हैं। क्लियर? डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स हमको देखने को मिल रहे हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, इनको एक स्पेसिफिक कैटेगरी में हम क्या करेंगे, एक साथ रखेंगे, उनके सिमिलरिटीज और उनके डिफरेंसेस को देखकर। जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये और ये दोनों अगर आप पहली बार देखोगे तो एक जैसे दिखेंगे कि नहीं यार ये भी कुछ ऐसा ही एक जैसा स्ट्रक्चर है, आपके हरे कलर का कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है, बट हमको तो पता ही क्या चीज़ है, ये दीज आर प्लांट। क्या है ये? प्लांट। तो प्लांट एक कैटेगरी हो गई। जैसे तीनों यहाँ पे क्या है, ये तीनों प्लांट है, तो तीनों प्लांट हैं, तो एक कैटेगरी हमने बनाई प्लांट, जिसके अंदर हमने इस ट्री को, ये जो ट्री है जिसकी लीव्स हैं उसको, और ये जिसका फ्लावर है उसको, ये सभी को हमने एक ही कैटेगरी में इंक्लूड कर दिया, एक ही कैटेगरी में इसको रख दिया। इसको हम बोलते हैं आपका क्लासिफिकेशन, दैट मीन्स कैटेगरी। वही आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये सब एक एनिमल है, ये सब क्या है, एनिमल्स हैं। तो इन एनिमल्स को लिए हमने एक कैटेगरी बना दी एनिमल्स की, जिसमें इनको हम रख दिया। बट यहाँ पर देखो कि ये है एक्वेटिक, है ना, पानी में रहने वाला, तो ये एक्वेटिक एनिमल हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते जाते हैं, स्पेसिफिक कैटेगरी बनाते जाते हैं। बट अगर मैं बोलूँ कि व्हाट इज क्लासिफिकेशन, तो आप बोलोगे क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कैरेक्टराइजेशन, सॉरी कैटेगराइजेशन थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। थिंग्स, जो ऑर्गेनिजम्स हैं,
उनके प्रॉपर्टी के बेस पर उनको कैटेगरी दे देना, एक स्पेसिफिक कैटेगरी को में उनको रख देना, इंक्लूड कर देना, दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। देन यहाँ पे एक बहुत ही इनिशियल, जब क्लासिफिकेशन इतना अच्छे तरीके से हमको आता नहीं था, उस समय पता भी नहीं था कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो एक फिलोसोफर थे, हु इज एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जो एक फिलोसोफर है, द ग्रेट फिलोसोफर, उन्होंने सबसे पहले एनिमल्स और प्लांट को क्लासिफाइड करने की कोशिश की ऑन द बेसिस ऑफ वो कहाँ रहते हैं, दैट मीन्स लैंड, देन वाटर और एयर, जहां पे वो रहते हैं, दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट, उनके हैबिटेट के बेसिस पे उसको क्लासिफाइड करने की कोशिश की इन्होंने एरिस्टोटल ने। बट एरिस्टोटल का जो क्लासिफिकेशन था वो इनिशिएटिव था, तो वहां पे एरर होने के चांस तो थे ही, मतलब बहुत सारी उसमें प्रॉब्लम्स थी। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स थी उनके पास, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉबैक ऑफ एरिस्टोटल। तो कौन कौन सी ड्रॉबैक जो थे वो थे उन पे, जैसे सम एनिमल्स एंड प्लांट बोथ इन सी एज वेल एज ऑन लैंड, मतलब कुछ प्लांट्स और एनिमल होते हैं जो सी में भी रहते हैं, समुद्रों में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं। इसके अलावा ये बहुत से स्मॉल एनिमल्स होते हैं, जैसे कि सी हॉर्स और आपके अदर लार्जर एनिमल जैसे कि वेल, वो भी कहाँ मिल जाएंगे आपको, उसी जगह पे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से क्या है कि कुछ प्लांट्स हैं जो आपके लैंड में भी रह रहे हैं और कुछ प्लांट्स हैं जो आपके वाटर में भी रह रहे हैं, तो हमको क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन आ जाता है। तो एरिस्टोटल का जो क्लासिफिकेशन था वो बहुत ही इनिशियल क्लासिफिकेशन था, जिसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि लैंड और आपके वाटर दोनों में ही रह सकते हैं, उनको हम क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। तो ये इस तरीके से बहुत ही बड़े आपके क्या एरर्स उस क्लासिफिकेशन में थे, इसीलिए इसको हम क्या नहीं बोलते, इसको पूरी तरीके से एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन नहीं बोल सकते थे। तो इस तरीके से ड्रॉबैक थे, बट इनिशिएशन जो था वो किसने किया था, एरिस्टोटल ने। देन अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है हमारे दिमाग में और आना चाहिए कि व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स, आखिर हमको क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों है, क्यों करें हम क्लासिफिकेशन, क्या ज़रूरत है। अगर हम साइंस स्टडी कर रहे हैं, बायोलॉजी स्टडी कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तो हमको ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करने की ज़रूरत ही क्या है, आखिर हमको उससे क्या सहूलियत मिलती है। तो चलो देखते हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज जो हमारे लिए है कि हमको ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करने के बाद जो हमको एडवांटेज मिलता है वो ये मिलता है कि हमको स्टडी करना, किसका, ऑर्गेनिजम्स का, ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना हमारे लिए हो जाता है एकदम ईजी, है ना। क्या होता है कि हम जब भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि नहीं क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी, क्या प्रॉपर्टीज नहीं होती, क्या ये वही ऑर्गेनिज्म है, क्या इसके जैसा कोई और दूसरा ऑर्गेनिज्म कहीं और पे तो नहीं है ना, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है, आपके इसमें सिमिलरिटीज क्या है। तो ये सब चीज़ें क्लासिफिकेशन के कारण बहुत ही ईजी हो जाती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट क्लासिफिकेशन मेक ईजियर फॉर अस टू मेक स्टडी ऑर्गेनिजम्स। देन we have second point, then we can study about relation between different organisms। तो क्लासिफिकेशन से हमको एक और यहाँ एडवांटेज मिल जाता है कि हमको रिलेशनशिप, दो ऑर्गेनिज्म है, दोनों के बीच में कंपेयर करना है, तो दो ऑर्गेनिज्म के बीच में कंपेयर हम बहुत इजी तरीके से कर पाएंगे अगर हमारे पास क्लासिफिकेशन है, क्लासिफाइड है तो। देन नेक्स्ट पॉइंट, इट विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग हाउ डिड दीज ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व, कैसे ये इवॉल्व हुए हैं, कैसे ये बने हैं, ये भी हमको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। मतलब अगर क्लासिफिकेशन हमारे पास अवेलेबल है तो हम ये बता पाएंगे कि ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है इसके पूर्वज कौन से रहे होंगे। ये क्यों पता लगा पा रहे हैं, क्योंकि हमको क्लासिफिकेशन में ये पता चल जाता है कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या क्या डिसिमिलरिटीज हैं, उसके बेसिस पे हम बता पाते हैं कि इसके पूर्वज या फिर इसके एंसियस्टर ये रहे होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इट विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग हाउ डिड दीज ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि आखिरकार ये एवोल्यूशन या फिर इवॉल्व जो हम बात कर रहे हैं वो चीज़ क्या होती है। तो यहाँ पे हम एक साइंटिस्ट हैं उनके बारे में समझेंगे जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, और हम यहाँ पे समझेंगे कि एक्चुअल में इवोल्यूशन क्या होता है। तो बेसिकली टाइम के साथ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो चेंज होते हैं कंटिन्यूअली, तेजी से चेंज होते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर टाइम उसको मिल रहा है तो आज से 1000 साल, 2000 साल, 5000, 10,000, 20,000,
30,000, 1,00,000 साल, ठीक है, इतने ईयर्स बाद ऑर्गेनिजम्स में हमको चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है टाइम के साथ, एंड दीज चेंज कुड बी देयर बॉडी टाइप और साइज और देयर फीचर्स। मतलब ये चेंज कैसे होंगे, जैसे किसी ऑर्गेनिज्म का कोई एक चीज़ जो काम नहीं हो रहा है वो क्या होने लग जाएगा, खत्म होने लग जाएगा क्योंकि उसका यूटिलाइजेशन नहीं है, या फिर किसी चीज़ का अगर यूज़ कर रहा है तो वो चीज़ क्या होगी, बड़ी होती चली जाएगी। तो इस तरीके से उनके बॉडी टाइप में, उनके साइज में, या फिर उनके प्रॉपर्टीज या फीचर्स में क्या होते हैं, कंटिन्यूसली चेंजेस आते रहेंगे। ये जो चेंजेस होते हैं इसलिए होते हैं ताकि ऑर्गेनिज्म सही तरीके से अपने आप को सरवाइव कर सके उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में। हम सभी को स्टूडेंट्स पता है कि इन्वायरमेंट जो है वो स्टैटिक नहीं है, वो कंटिन्यूसली क्या होता जाता है, वो कंटिन्यूसली होता है चेंज। तो अगर इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो हमारी बॉडी को भी चेंज होना पड़ेगा। तो इस तरीके से इन्वायरमेंट के चेंजेस के साथ हमारी बॉडी भी चेंज होती रहती है सर्वाइवल के लिए, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इवोल्यूशन। और जो इवोल्यूशन था इसको स्टडी किया था चार्ल्स डार्विन ने। तो यहाँ पे ये जो शख्स जिनका फोटो मैं आपको बता रहा हूँ ये हैं चार्ल्स डार्विन। तो डार्विन है ये, और ग्रेट साइंटिस्ट भी हैं, इन्होंने कई थ्योरीज इन्होंने दी हैं। ओके, तो यहाँ पे एवोल्यूशन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हम किस बिहाफ पे करते हैं, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमको क्लासिफिकेशन में देखनी पड़ती है ऑर्गेनिजम्स में, और उन क्लासिफिकेशन के बेसिस पे या उन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट आपको बताना चाहूँगा कि हम किस बिहाफ पे किसी भी ऑर्गेनिज्म में देखते हैं कि ये चीज़ ठीक है, हम क्लासिफिकेशन में यूज़ करेंगे, ये प्रॉपर्टी हम यहाँ क्लासिफिकेशन में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं उसका सेल, और सेल में हम देखेंगे उसका क्या, न्यूक्लियस। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो बेसिक यूनिट किससे मिलकर बना होता है, सेल से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले हम सेल्स देखते हैं, है ना। अब जैसे सपोज करो कि कोई ऑर्गेनिज्म है, आपने पहली बार देखा उसको, अब आइडेंटिफाई करना है कि यार ये ऑर्गेनिज्म आखिरकार है क्या। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले उसके सेल की स्टडी कर सकते हैं कि उसकी सेल्स कैसी हैं, कैसी डिजाइन में है ना। तो हमको पता होना चाहिए कि सेल का डिजाइन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, जो सेल्स होते हैं वो ये हैं, इसको हम बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक फंक्शनल यूनिट है ये आपकी लाइफ की। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे यूनिट ऑफ लाइफ, और इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, और तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है और वो होता है न्यूक्लियस। वो क्या होता है, न्यूक्लियस। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस है ये सेल के अंदर होता है। तो किसी किसी सेल में ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, और किसी किसी सेल में ये absent होता है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं अनमेच्योर, या फिर आपका जो रहेगा पूरी तरीके से डेवलप्ड, यानी दैट मीन्स अनडेवलप्ड, अनडेवलप्ड रहते हैं इसमें। तो किसी सेल में न्यूक्लियस अनडेवलप्ड हो सकता है और किसी में वो प्रेजेंट हो सकता है, यानी कि डेवलप्ड न्यूक्लियस हो सकता है। तो इसके बेसिस पे सेल को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पे टाइप ऑफ सेल। तो न्यूक्लियस के बेसिस पे इसको हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रो, प्रो दैट मीन्स जो कैसा हो, ओल्ड, ओल्ड टाइप, प्रो पुराना। तो ओल्ड टाइप जो इसमें क्या होगा, कैरियोट्स होगा। दैट मीन्स इसमें न्यूक्लियस कैसी होगी, आपकी अनडेवलप होगी। तो न्यूक्लियस जो रहेगा वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं रहेगा, उसमें मेम्ब्रेन नहीं रहेगी। क्या नहीं रहेगी, मेम्ब्रेन। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम बनाया, इसमें पूरी तरीके से न्यूक्लियस है, बट अगर एक डायग्राम बनाता हूँ जिसमें क्या है, यहाँ पे पूरी तरीके से डेवलप न्यूक्लियस नहीं है। इस टाइप की सेल्स जिसमें अनडेवलप्ड न्यूक्लियस मिलता है उसको हम बोलते हैं क्या, प्रोकैरियोट। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म हैव सेल विदाउट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। जिसमें बहुत अच्छा न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक, ऑर्गेनिज्म हैव सेल विथ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जिसमें बहुत ही अच्छा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, उसको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक। और
यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी होती हैं जो कि सेल की इफिशियंसी को इंक्रीज कर देते हैं। मतलब जैसे मैं बोलता हूँ कि ये यूकैरियोटिक सेल है और न्यूक्लियस इसमें डिफाइन है, तो इसमें जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, मतलब दूसरे ऑर्गेनल्स जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे, उनमें भी मेम्ब्रेन रहेगी। ठीक है, तो उनमें भी क्या है, मेम्ब्रेन है, तो इनमें भी मेम्ब्रेन रहेगी। तो इस टाइप के जो मेम्ब्रेन ऑर्गेनल होते हैं ये सेल की काम करने की क्षमता, उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देते हैं। ओके, तो पहला हम जब भी क्लासिफिकेशन देखते हैं करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म का, तो उसके सेल को देखा जाता है कि वो प्रोकैरियोटिक सेल है या फिर यूकैरियोटिक सेल है। दूसरा पॉइंट, जब भी हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो हम इसको कंसिडर करेंगे, दैट इज नंबर ऑफ सेल इन ऑर्गेनिज्म। सेल जो है कितनी सेल से मिलकर वो बना है। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपके नंबर ऑफ सेल्स होते हैं उसके बेसिस पे हम दो टाइप में ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर सकते हैं। एक सेल वो होगी जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बनी रहेगी, सिंगल सेल, वन सेल ओनली, केवल एक सेल से कुछ ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। और कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि मैनी, यानी कि बहुत सारी सेल, एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। तो इसमें दो टाइप हो जाते हैं हमारे, एक होता है यूनिसेलुलर टाइप और एक होता है मल्टी सेलुलर टाइप। यूनिसेलुलर टाइप का मतलब होता है जिनमें सिर्फ क्या होता है, यूनी, दैट मीन सिंगल, जिनमें सिर्फ सिंगल सेल होते हैं उसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर सेल। और मल्टी, मल्टी का मतलब होता है मैनी, मल्टी का क्या मतलब होगा, मैनी, बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ आपका ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर, दोज ऑर्गेनिज्म हैव सिंगल सेल, एक ही सेल होती है जिसको हम बोलते हैं। और ये जो सिंगल सेल होती है अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है, सारे के सारे मेन फंक्शन जो होते हैं जो मेंटेन करते हैं लाइफ को, सभी इसी सेल करती है, यही सेल करती है। जैसे कि एग्जाम्पल इसके आप देख सकते हो, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो कि एक सिंगल सेल है और अपनी पूरी लाइफ साइकिल इसी सिंगल सेल के बलबूते पे होती है। बट इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होगा मोर देन वन सेल से मिलकर बना रहेगा, और बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ सेल देयर कैन बी सम डिवीजन ऑफ लेबर टू गेन मोर इफिशियंसी। क्योंकि इनमें एक से ज़्यादा सेल्स हैं तो क्या करेंगे, ये मिलकर काम करेंगे। ये सारे के सारे सेल, जैसे कि 1000 सेल है, किसी में 50,000 सेल है, 1 लाख सेल है, इतनी लाख सेल्स की होने होती है, तो क्या होना करना पड़ता है, एक सेल जो रहेगा एक दूसरा काम कर लेगा, दूसरा सेल दूसरा काम कर लेगा, तो क्या होगा, सब मिलकर एक ऑर्गेनिज्म को बनाएंगे। ओके, तो मल्टी सेलुलर में ये एडवांटेज रहता है कि वो अपने लेबर, अपने काम को डिवाइड कर देते हैं। तो इसका एग्जाम्पल कौन है मल्टी सेलुलर का, ह्यूमंस। ह्यूमंस यानी कि हम क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, हमारे पे मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर हमारी बॉडी बनी हुई है और हर सेल का अपना काम है। चलो अब बढ़ते हैं हम यहाँ पे तीसरे क्लासिफिकेशन के बेसिस पे कि ऐसा कौन सा बेस है जिसपे हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो स्टूडेंट्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन बहुत ही इंटरेस्टिंग, आखिरकार ऑर्गेनिज्म क्या खाते हैं, क्या खाना वो खुद बनाते हैं या फिर खुद खाना नहीं बनाते, क्या फूड वो खुद बनाते हैं या फिर खुद फूड नहीं बनाते। सो दिस इज कॉल्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं इसको, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का सिंपल सा मतलब खाना खुद बनाते हैं या फिर खाने के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि खुद खाना बनाते हैं, खुद ही फूड बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कौन सा प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से जो ऑर्गेनिज्म खुद खाना बनाते हैं उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। क्या बोलेंगे उसको हम, ऑटोट्रॉप। ऑटो मतलब अपने आप, जो खुद खाना बनाते हैं, वही जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं खाने के लिए, फूड के लिए किस पे हैं, दूसरों पे डिपेंडेंट है। दूसरे पे डिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स जो कि दूसरों का फूड के लिए, उसको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉप। तो हम यहाँ बोल सकते हैं ऑटोट्रॉप, प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड, खुद अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं। सभी के सभी जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, हरे प्लांट वगैरह ऑटोट्रॉप है। और उनके पास हरा क्यों है, क्योंकि उनके पास है क्लोरोफिल जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प होता है। क्लोरोफिल जो रहेगा वो हमको ग्रीन पार्ट, जैसे कि लीफ है ना, लीफ में हमको क्या मिल जाएगा, क्लोरोफिल मिल जाएगा।
क्या मिल जाएगा, क्लोरो। तो क्लोरोफिल मिल जाएगा हमको यहाँ पे किसमें, आपके लीफ में, क्योंकि ग्रीन प्लांट जो होते हैं, जो ग्रीन होता है प्लांट, उसमें हमको क्लोरोफिल देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये हो गया ऑटोट्रॉफ। अब बात करें हम हेटरोट्रॉफ का, तो ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन आइदर प्लांट्स और एनिमल्स, मतलब ये अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट है, भले चाहे वो प्लांट पे डिपेंडेंट है या फिर एनिमल पे डिपेंडेंट है। तो इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को हम हेटरोट्रॉफ बोलते हैं, और ये इनमें क्लोरोफिल कुछ होता नहीं है, इसलिए तो ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। जैसे कि एनिमल, फंजी, देन बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, दीज आर द हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। अब हम बात करेंगे यहाँ पे लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का, या फिर बोल सकते हैं इसको हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन बॉडी। बॉडी आखिरकार कैसी बनी हुई है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोस्कोप में जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखेंगे तो ऐसे हमको अलग अलग सेल्स दिखाई देंगे। तो ये सभी हमको सेल्स अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, इसमें सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि ये सभी सेल से मिलकर बने हैं। बट जब ये सेल क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, आपस में जुड़ते हैं और अपना स्पेसिफिक वर्क करते हैं, जैसे कि इसमें है ना। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज द इमेज ऑफ हाइड्रा, जिसमें हमको बॉडी स्ट्रक्चर दिख तो रहा है, बट क्या है, सिंपल है। बट कैसा है, सिंपल। इसमें क्या टिश्यूज बने हुए हैं, और पूरी तरीके से ऑर्गन जो है वो डेवलप यहाँ पे नहीं है। तो ये जो है लेवल आपका कौन सा हो सकता है, ये टिश्यू लेवल हो सकता है। देन उसके बाद आप प्लांट और एनिमल को देखो, यहाँ पे जो इमेज दिया हुआ है, तो एनिमल में देखोगे कि तो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम हमको देखने को मिल रहा है। वही प्लांट में भी रूट, शूट, लीफ, फ्लावर, डिफरेंट डिफरेंट आपके ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से आपका सिंपल से लेकर तो कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हमको देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं some multicellular organisms are small and they have particular group of cell are assigned to a particular function like hydra। तो हाइड्रा में हमको यहाँ पे देखने को मिलता है ये कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म काफ़ी छोटे होते हैं, और इनमें ग्रुप ऑफ सेल होते हैं जिनमें स्पेसिफिक काम वो कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पे टिश्यू लेवल तक का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मतलब सिर्फ सेल से मिलकर बना हुआ। देन जो लार्ज ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें टिश्यू आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं और क्या बना देते हैं, ऑर्गन। और फिर जो ऑर्गन है वो बना देते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम जो है अपना अलग अलग वर्क करेंगे, जैसे कि ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा कि किस तरीके से अलग अलग ऑर्गन सिस्टम हमको देखने को मिल रहा है, लाइक स्केलेटल, रेस्पिरेटरी, मस्कुलर, सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव एंड नर्वस सिस्टम। ये सभी सिस्टम्स हमको देखने को मिलते हैं ह्यूमंस में, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। वही अगर हम बात करें लार्ज प्लांट की, तो उनमें भी सेपरेट रूट सिस्टम मिलता है, ताकि वाटर का सही तरीके से कंडक्शन हो सके, मिनरल का सही तरीके से कंडक्शन हो सके। और लीफ हमको अलग देखने को मिलता है, जिसमें खाना बनता है, जिसमें इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है और फूड बनता है। इसके अलावा हमको फ्लावर्स भी देखने को मिलते हैं, जिसके कारण क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस को भी देखना ज़रूरी है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं तो ऑर्गेनिज्म के बारे में हमको ज़्यादा डिटेल समझ में आता है। तो यहाँ पे द बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनिजम्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू वेरियस सब ग्रुप। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट edugrown.in पे जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।